ठीक है, तो बच्चों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मैंने समझा दिया। ये आपको पेज नंबर 4 पे दिखेगा, जो पीडीएफ आपको किताब वाली भेजी है उसमें। तो अब आपको नहीं पढ़ना है, फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं आपको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ। इसे मिटा रहा हूँ। चलो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट सबने ले लिया था। डन। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे स्टेट बोलो या एक तरीके से आप बोलो कंडीशन। कंडीशन बोलोगे तो ज्यादा सही लगेगा, ज्यादा क्या कहते हैं, लिंक कर पाओगे मेरी बातों। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? कब आपको लगेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है? तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब आपको बातें समझ आएंगी। जैसे करना क्या है, पहली बात तो आपको एक लेना बंद बर्तन। पहली कंडीशन ही ये है बच्चों कि आपको बर्तन बंद लेना है। क्यों बंद लेना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आप देखो, यहां से ए लो और बी। ए और बी दोनों गैसियस है, ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक, अब आप कहोगे सर समझ गए, गैस है इसलिए आपने बर्तन बंद लिया है, अदरवाइज ढक्कन खुला होगा तो सारी गैसेस तो बाहर भाग जाएंगी, रिएक्शन कैसे होगी? ठीक है। फिर आप कहोगे सर सॉलिड और लिक्विड होता तो बेटा तो भी बंद रखोगे, क्योंकि सॉलिड लिक्विड रहता है तो बाहर से हीट आती है और फिर सॉलिड लिक्विड को थोड़ा बहुत वेपोराइज करके बाहर अपने साथ ले जाएगी। तो हमें यहाँ का मटेरियल कहीं बाहर नहीं जाने देना, इसीलिए हम बंद बर्तन लेंगे हमेशा। ठीक है, आप कभी भी केमिकल रिएक्शन करोगे, जब आप कुछ बना रहे होते हो तो आप बंद बर्तन में बनाओगे ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि खुले में बनाओगे तो एक बार तो कुछ गिरा जाएगा, डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, O2 आ जाएगी, N2 आ जाएगी, CO2 आ जाएगी, उसमें रिएक्शन हो जाएगी। फिर तो उनसे बचाना है आपको। प्लस धूल मिट्टी आ जाएगी, उससे बचाना है। प्लस आपका कोई मटेरियल गैस का तो वो ही उड़ जाएगा, तो उससे बचाना है। इसलिए बंद बर्तन लेना है बच्चों। फिर ए और बी आपने रिएक्शन कराई तो आपने देखा कि सी और डी बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं बेटा? हम ले रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैं बताना भूल गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन से ही केमिकल इक्विलिब्रियम आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन ले ली तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ए और बी आपने सी डी बना दिया, अब सी और डी आपस में जुड़ने लगेंगे और सी और डी आपस में जुड़ के ए और बी बनाने लग जाएंगे। तो बेटा इस तरफ जब रिएक्शन जाती है ना तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब इस तरफ रिएक्शन जाती है ना तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब थोड़े थोड़े से आपके दिमाग में जो मिथ आ रहे हैं पहले वो मैं क्लियर कर दूं। एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर जैसे ही ए और बी जुड़ के सी और डी बनाएंगे, तुरंत सी और डी जुड़ के ए और बी बनाएंगे, तो सर कभी सी और डी बन ही नहीं पाएगा ऐसे। तो जैसे ही ए और बी बना, ए और बी जुड़ा सी और डी में, और सी और डी तुरंत जुड़ के वापस ए बी, तो सर कभी सी एंड डी बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा बच्चों। सी एंड डी शुरुआत में ही जुड़ने नहीं लगेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। मतलब कम से कम इसके 5 मोल हो, इसके 5 मोल हो, तब वो रिएक्शन करेंगे बेटा। ऐसे ही नहीं कि एक एक ग्राम बना सी और डी और तुरंत रिएक्शन करके ए और बी बन गया। उनका सफिशिएंट अमाउंट होगा, कुछ 5-5 किलो, 4-4 किलो, तब वो जुड़ेंगे। ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे किसी से भी। आप लोग जुड़ जाते हो ऐसे किसी से कि कोई आया सामने आप जुड़ गए उससे, नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो वैसे ही सी और डी की टर्म्स एंड कंडीशंस है ए और बी बनने की। जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं होगी, सी एंड डी जुड़ के ए और बी नहीं बनाएगा। तो कुछ देर बाद सी एंड डी काफी मात्रा में हो गए, अब वो जुड़ना चालू करेंगे। क्लियर? तो ये होता है फॉरवर्ड, ये होता है बैकवर्ड। अब ध्यान से सुनो, फॉरवर्ड रिएक्शन की कुछ स्पीड होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की कुछ स्पीड होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन की भी कुछ स्पीड होगी। स्पीड से क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इमेजिन करना आपको बहुत ज्यादा, यहाँ पे ए है बहुत सारा, यहाँ पे बी है बहुत सारा। जब ज्यादा ए और बी होगा तो ये टकराएंगे भी आपस में। यहाँ पे मैं एक थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहती है, कोलिजन मतलब क्या होता है? टक्कर मारना। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब फिर दिशा आप ये मत टोकना मुझे कि सर कोलिजन तो होता ही नहीं है। मैं यहाँ बात वही वाले कोलिजन की कर रहा हूँ, वर्चुअल कोलिजन की, कि वो अप्रोक्स जितना पास आ सकते हैं उतना पास आ जाए। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इस थ्योरी को कहते हैं कोलिजन थ्योरी। आगे आपको मिलेगी 12th क्लास में, लेकिन हमें थोड़ा सा इस्तेमाल इसका करना है।
तो बच्चों एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि शुरुआत में ए और बी, ध्यान से सुनना, शुरुआत में ए और बी बहुत सारा है, ये रहा ए, ये रहा बी, तो बहुत सारा ए और बी है, तो दे टक्कर दे टक्कर दे टक्कर दे टक्कर दे टक्कर दे टक्कर, टक्कर ही टक्कर, और सी और डी बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। लेकिन सोचना जरा, समय के साथ ए और बी जो मैंने यहाँ हाथ करा है, समय के साथ ए और बी कम हो जाएगा क्योंकि सी और डी में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो ये ए और बी टक्कर मार के प्रोडक्ट बना रहे थे जिस स्पीड से, वो स्पीड घट जाएगी समय के साथ। मैं इस बात को लिखता हूं, फिर आप रेज हैंड करना, समझ आया हो तो, कि विद टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। रेट मतलब बेटा स्पीड, शुरुआत में 50 मीटर पर सेकंड था, अब देखो 50 मीटर पर सेकंड थियोरेटिकली तो मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड तो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है कि एक सेकंड में 50 मीटर चलेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ की जो स्पीड है वो आपको मैं कैसे बताऊं, जब तक मैं आपको चैप्टर 4 नहीं पढ़ा देता 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि रेट जो डिस्कस करते हैं, रेट, वो चैप्टर 4 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे उसकी यूनिट में आपको बताऊंगा कि कैसे बोला जाता है। पर फिलहाल हम 50 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं समझाने के लिए लेमन लैंग्वेज में। तो अगर शुरुआत में 50 मीटर पर सेकंड थी स्पीड, ऐसे समझ लो 50 मॉलिक्यूल पर सेकंड, 50 मॉलिक्यूल पर सेकंड टक्कर मार रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, तो अब वो 50 मॉलिक्यूल तो नहीं रह गए, तो पर सेकंड 50 टक्कर भी नहीं होगी, तो पर सेकंड जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो भी कम बनेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। वहीं दूसरी तरफ विद टाइम क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी इंक्रीजेस। भाई सी और डी शुरुआत में नहीं थे, समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी इंक्रीजेस। और जब सी और डी बढ़ते जा रहे हैं तो उनके टक्कर मार के ए और बी बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये दो लाइन पढ़ो और रेज हैंड करो अगर समझ आया, नहीं तो डाउट पूछो। अभी बात मेरी पूरी खत्म नहीं हुई है। हाँ बेटा। सर इसमें जैसे ए और बी घट रहे हैं और सी और डी बढ़ रहे हैं, तो ए और बी और सी और डी चारों ही गैसियस है, तो वो सी ए के साथ या बी के साथ भी तो रिएक्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो, अरे गजब, मजा आ गया। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि सी और ए में कोई रिएक्शन नहीं होती, हम ये मान के चल रहे हैं। बेटा रेज हैंड नहीं करा बाकी बच्चों ने, तो डाउट पूछ लो, अगर रेज हैंड नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपको डाउट है, तभी तो रेज हैंड नहीं हो रहा। अदरवाइज डाउट नहीं है तो आप रेज हैंड करो कि यस सर, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है, समय के साथ ये चीजें होंगी सर, बिल्कुल। अर्पित वर्मा, दिशा, गौरव, वेदांत, बेटा जल्दी रेज हैंड करो, बहुत टाइम हो रहा है। सर हाँ सी और डी भी तो साथ में वो बना रहे होंगे ना, ए और बी, तो ऐसे तो ए और बी का वॉल्यूम में कोई चेंज भी तो नहीं हो सकता। तो बेटा वही मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सी एंड डी शुरुआत में नहीं बनाएंगे, पहले सी और डी बन जाएंगे, कम से कम 5-5 मोल 6-6 मोल बन गए, तब शुरुआत होगी उनकी। तो जैसे आप सोचोगे सी और डी जुड़ के यहाँ आएंगे तो ए और बी भी तो वापस जा रहे हैं, सी और डी जुड़ के ए और बी बनाएंगे, ए और बी जुड़ के वापस आ जाएंगे। तो सी और डी पहले थोड़ा बनेंगे 5-5 किलो 4-4 किलो, तब रिएक्शन आएगी बैकवर्ड में, शुरुआत में नहीं आने लगेगी। ठीक है सर। चलिए रेज हैंड कर दीजिए, सभी बच्चों ने रेज हैंड कर दिया है, ओके वेरी गुड बच्चों। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं आपसे थोड़ा आपको फील दिलाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी स्पीड, लेट इट बी, इसकी स्पीड इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड थी, देखो टेक्निकली बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, पहली बता दूं, 50 मीटर पर सेकंड तो फिजिक्स का टर्म है, पर समझाने के लिए ले रहा हूं कि शुरुआत में 50 मीटर पर सेकंड मतलब 50 कोलिजन पर सेकंड, ऐसे कर लो। और इसकी कितनी होगी, इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, पर ध्यान से सुनो, 50 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, 49, 48 मीटर पर सेकंड, 47, अरे घट रहा है ना भाई, ये लिखा तो है डिक्रीजेस, घट रहा है। वहीं ये देखो 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, बढ़ रहा है।
तो ये बढ़ रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड है, ये फॉरवर्ड की घट रही है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर आ जाएंगे, वो होगी 25 मीटर पर सेकंड। और फिर बच्चा सोचता है कि अब शायद ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। भाई आप ऐसे लेके आ रहे हो, यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब सेम स्पीड हो गई, अब सर ऐसा हो जाएगा। नहीं बेटा, ये यहीं रुक जाएगा। पता है क्यों? फील करो इस बात को, क्यों? देखो 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही यहाँ से 25 कोलिजन होके सी एंड डी बनेंगे, उसी समय सी एंड डी के 25 मॉलिक्यूल कोलाइड होके ए और बी बनाएंगे। अब ध्यान सुनना, आप जो इसकी स्पीड घटा रहे थे, पता है क्यों घटा रहे थे? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए और बी के कम हो रहे थे। सोचो आराम से, ए और बी के कंसेंट्रेशन कम हो रही थी, इसीलिए तो स्पीड घट रही थी। और सी और डी की कंसेंट्रेशन बढ़ रही थी, इसीलिए इनकी स्पीड बढ़ रही थी। तो जैसे ये 25 पे आए दोनों, अब जितना जल्दी ए और बी घटेगा, उतना ही सी और डी रिएक्शन करके ए और बी बना देगा। तो जब ए और बी घट ही नहीं रहा, अब फिक्स हो गया है ए और बी, तो फिर इसकी स्पीड भी तो फिक्स हो जाएगी, ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम नहीं हो रहे बच्चों, मॉलिक्यूल्स वापस से आ जा रहे हैं। जैसे ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, सी डी बना रहे हैं, सी और डी वापस आ जा रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं, सी और डी वापस आ जा रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है। अब ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर से तो आया ऐसे, ऐसे आके रुक जाएगा। और इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक ऐसा टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाएगी। थोड़ा याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूं 25 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा याद रहे इसलिए लिख रहे हैं। डन। इसके बाद ये अवस्था है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आई है कि नहीं, उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन है ये, अगर ये कंडीशन आ चुकी है तो अब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। आप सोचोगे कि समय के साथ ए और बी ना घटेगा और सी और डी बढ़ता जाएगा, ए और बी घटता जाएगा, लेकिन बेटा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी घट तो रहा है, सी और डी बना रहा है, लेकिन तभी सी और डी ए और बी बना देता है, तो घटेगा ही नहीं। ए और बी अब घटेगा नहीं और सी और डी बढ़ेगा नहीं, उसकी बढ़ने की ग्रोथ रुक गई, इसकी घटने की ग्रोथ रुक गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन हो नहीं रही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ए और बी वापस बना तो रहे सी एंड डी, पर सी एंड डी वापस ए एंड बी बना देते हैं। ए एंड बी सी एंड डी बना तो रहे हैं, लेकिन तभी सी एंड डी ए बी बना देता है। तो ना ये घट पा रहे समय के साथ, ना ये बढ़ पा रहे समय के साथ, तो दोनों रुक गए, कांस्टेंट हो गए। मैंने ये नहीं बोला कि इक्वल्स टू हो गए बच्चों, मतलब ये 5 मोल, ये 5 मोल, ये 5 मोल, ये 5 मोल, ऐसा जरूरी नहीं है, बस कांस्टेंट हो गए। अगर ये 6 पे रुक गए तो अब 6 पे रुक गए। आप सोचोगे कि 5 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, नहीं। जैसे ये 5 होते हैं वहां से फिर से 6 होने के लिए आ जाता है, जैसे ये 5 होते हैं वापस आ जाता है। तो ये थी इसकी स्टेट। इसके बाद आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? ऑब्जर्व मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई? तो आप इनकी मेजरेबल प्रॉपर्टी को देखो। मेजरेबल प्रॉपर्टीज को यहां लिख देते हैं। कंसंट्रेशन, कलर, प्रेशर, ठीक है, और आपका डेंसिटी एक्सेट्रा। जब ये चीजें बेटा कांस्टेंट हो जाएंगी तो आप कहोगे आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। अभी इसको मैं फील करा देता हूँ थोड़ी देर में, पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो मेजर कर सकते हो आप किसी सिस्टम के लिए, अगर ये कांस्टेंट हो गई, समय के साथ बदल नहीं रही, तो आप क्या कहोगे कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। कैसे? ध्यान से सुनना। पहले तो मुझे ये बताओ, रेज हैंड करना इस बात पे कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। आपने देखा होगा फेयर लवली का एक एड आता था, उस फेयर लवली के एड में स्केल आता था जिसमें 1 से लेके 14 तक शेड होते थे, कि 3 हफ्ते में आपका 2 शेड गिर जाएगा, अगले 3 महीने तक लगाओगे तो 2 शेड और गिर जाएगा, मतलब गोरा हो जाओगे। एक काला है और 14 गोरा है, तो गोरा करने के लिए था वो एक स्केल सा आता था। 14th नंबर पे एकदम गोरा, 13 पे थोड़ा कम गोरा, 12 पे थोड़ा और कम गोरा, 11 पे और कम गोरा, ऐसे करते करते 1 पे बिल्कुल काला। बताओ याद आ रहा है कि नहीं? रेज योर हैंड कि हाँ सर वो स्केल हमें पता है, हमने तो सर इस्तेमाल भी किया है बहुत बचपन में। 11 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया।
बाकी बच्चों ने नहीं देखा क्या जिंदगी में अपने? अब तो 16-15 साल के हो गए, कभी ना कभी तो देखा होगा। अब जिनको बिल्कुल नहीं पता, वो जैसे लड़कियां हैं तो रेड का शेड होता होगा कुछ, क्रिम्सन रेड, है ना, रोज रेड, ये शेड ही तो होते हैं लिपस्टिक या नेल पेंट के, जो भी तुम कहते हो। तो शेड, बेसिकली मेरे को शेड समझाना है तुम लोग। गौरव सिंह, आपने रेज हैंड नहीं करा बेटा, कुछ तो देखा होगा जिंदगी में, लिपस्टिक नेल पेंट देखा होगा, नहीं तो फेयर लवली का स्केल देखा होगा। गौरव सिंह, रेज योर हैंड। वेदांत, तुमने भी रेज नहीं करा, तुमने नहीं देखा क्या कुछ भी? चलो देखा है, ठीक, वेरी गुड। नहीं देखा होता तो अभी मैं ग्रुप में पूरा एक फोटो क्लिक करके भेज देता, डाउनलोड करके। क्लिक क्या, मेरे पास थोड़ी पड़ा हुआ है नेल पेंट या लिपस्टिक, लिपस्टिक, ठीक है, नॉट लिपस्टिक। आगे सुनो, आगे सुनो। एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना। एक H2 है, यहाँ लिख लेता हूँ, शायद दिख रहा होगा सबको, ठीक है। एक H2 गैस है और I2 गैस है। I2 का ना डीप वॉयलेट कलर होता है, डीप वॉयलेट मतलब बहुत गाढ़ा बैंगनी कलर, एकदम बैंगनी पर्पल कलर एकदम, ठीक है। और ये क्या होता है, रिएक्शन समय के साथ HI बनाती है, HI, ठीक है। बंद बर्तन है बेटा, बंद बर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो समय के साथ HI बन रहा है। अब आप बताओ, जब इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है, समय होगी ना कंसेंट्रेशन कम, समय के साथ ये घट के ये बनाएंगे और ये वापस बना रहा होगा, तो समय के साथ ये घटेंगे। तो बेटा पता है, आप रिएक्शन देख रहे होगे कि डीप वॉयलेट कलर, आपने डीप वॉयलेट का एक शेड फिक्स कर लिया कि 14 शेड है, फिर क्या देखोगे कि कलर फीका पड़ रहा है, थोड़ा और फीका हो गया, और फीका हो गया, और फीका हो गया, और आप देखोगे कि 14 के स्केल से आप 10 के स्केल पे आ गए हो। 10 के स्केल पे वो एकदम 14 इतना बड़ा इंटेंस था, 10 तक आ गया, फीका होते होते 10 तक आ गया शेड में। अब आप देख रहे हो कि 10 ही है, 9 हो ही नहीं रहा, 10 हो रहा है, 10 से चेंज नहीं हुआ। आप अगले दिन आए, 10 ही है, आप अगले साल आए, 10 ही है। इसका मतलब कि वो अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो आपने किसको देख के बताया? कलर को देख के। ऐसे ही आप प्रेशर को देख के बता सकते हो। मान लो रिएक्शन में पहले 10 ATM प्रेशर था, और अब आप उनने जैसी रिएक्शन होनी चालू हुई, वो प्रेशर बढ़ रहा है, 11 ATM, 12 ATM, 15 ATM, 20 हो गया, आपने लिख लिया 20 ATM। अब वो बढ़ ही नहीं रहा 20 ATM से। आप कहोगे कि सर प्रेशर अब कांस्टेंट हो चुका है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है, ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, ना कोई नया रिएक्टेंट बन रहा है, ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, ना कोई नया रिएक्टेंट बन रहा है, क्योंकि जैसे ही कुछ प्रोडक्ट बनता है सर, तुरंत वो रिएक्शन में कन्वर्ट, जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनता है सर, तुरंत वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट। तो कोई नया रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, तो प्रेशर बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स कहां से आएंगे? फिक्स हो गए प्रेशर बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर 20 ATM फिक्स हो गया, ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, pH, ये सब आप मेजर करके अपनी बता सकते हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आई है या नहीं आई है। रेज योर हैंड कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई, रेज योर हैंड। सर, जो आप टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे थे कि COD A और B बनाएगा, वो ये थी इक्विलिब्रियम में आना? हाँ, कि C और D जो है कब रिएक्शन चालू करना शुरू करेंगे, एक तो ये बात थी, और फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जब उनकी स्पीड सेम हो जाएगी दोनों की। बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन वो था बेटा। FR और BR की फुल फॉर्म क्या है? बेटा FR की फुल फॉर्म है फॉरवर्ड रिएक्शन, BR की फुल फॉर्म है बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और इस वाले की है बैकवर्ड। सर हाँ बेटा। सर ये रिवर्सिबल की होती है? बेटा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि नेचर पे डिपेंड है बेटा, हर रिएक्शन का अपना अपना है। कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है ना। ये नेचर टू रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि तू इरिवर्सिबल क्यों नहीं हो रहा है, तू रिवर्सिबल क्यों हो रहा है, कोई फैक्चुअल वो नहीं है। बस ऑब्जर्वेशन करी गई है कि कुछ रिएक्शन जो है वो वापस आ सकती हैं, कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ठीक है। जैसे बेटा लोहे में जंग लग गया, लोहे में जंग लग गया, लोहा प्लस पानी जंग। अब आप कहीं से जंग लगा हुआ लोहा ला दो और रख दो, क्या उसमें से पानी अलग और लोहा अलग हो जाएगा अपने आप? नहीं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल हैं, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब सबने रीजन कर दिया है, 16 बच्चों ने कर दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, बेफिक्र रहो, मुझे पता है अब चैप्टर थोड़ा सा बोरियत की तरफ चल पड़ा है, चीजें थोड़ी सी अब बोरिंग हो सकती हैं, तो अब मैं आपको रोकूंगा यहीं पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या काम करना है बच्चों, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, इग्नोर मत करना इस होमवर्क को, नहीं तो आपको अगले
उसमें लेक्चर में बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, तुम्हें दिक्कत होगी। तो देखो अब क्या करना है आपको, आप लोग जाओगे पेज नंबर 4 पे। तो पेज नंबर 4 पे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। ये टॉपिक मिलने के बाद आपको पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हेडिंग दिख रही होगी। आपको इसको नहीं पढ़ना, इससे पीछे तक का सब पढ़ के आना है। पेज नंबर 1 पढ़ना है, वो तो पढ़ ही लिया आपने। पेज नंबर 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पे ये हेडिंग होगी, वो नहीं पढ़ना है। अब रेज हैंड कर दो आपको होमवर्क अगर समझ आ रहा है, और ढूंढ लो कि ये है कहाँ पे। पहले ढूंढ लो, उसके बाद रेज हैंड करना कि हाँ सर समझ गए, कहां तक पढ़ के आना है। सर एक और बता दिए कहाँ तक? बेटा पेज नंबर 5 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करके एक हेडिंग होगी, वो नहीं पढ़नी है। उससे ऊपर तक का सब पढ़ के आना है, पेज नंबर 1 से लेके, पेज नंबर 1 से लेके सब पढ़ना है, बस ये हेडिंग तक रुक जाना है। रेज योर हैंड। 10 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया है, वेरी गुड। 11 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, 12 बच्चों ने, 14 बच्चों ने, 15 बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड। और 16 बच्चे, 17, 18। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, रूठ गए हैं। चलिए अब मेरी बात सुनिए, आज के लिए हमें इतना ही रखना है। अभी आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे हैंड रिटन वाले, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हैंड रिटन के नोट्स अभी मत पढ़ना, उसको मैं अलग से बताऊंगा कि कब आपको शुरू करना है। अभी सिर्फ मेरे लिए आप ये काम करके आएंगे। अगली क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे जितने अभी हैं, वरना फ्लो खराब हो जाएगा आपका। बढ़िया अच्छा खासा चैप्टर शुरुआत हुआ है, खराब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आई होगी। एक काम और करना, अगली क्लास जब होगी ट्यूसडे को होगी, टीटीएस में 9 से 10 का बैच है, टीटीएस में 9 से 10 का बैच है। प्लीज सारा कुछ एक बार रिवाइज करके तब आना क्लास में। ये सब कुछ रिवाइज करके तब आना क्लास में, और मजा आएगा। वरना क्या होगा, मैं आपको फिर से सब बता रहा हूँ, फिर जाकर शुरू करूंगा। तो प्लीज ये सब पढ़ के आना, यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। गुड नाइट, बाय। यस सर, गुड नाइट सर।